हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके क्लियर करने की पहल की जा रही है। आज हमारी तीसरी क्लास है। पहले की 2 कक्षाओं में हमने शिक्षा शब्द का अर्थ और शिक्षा की परिभाषाओं पर चर्चा की थी। आज के हमारा टॉपिक होगा शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा के प्रकार। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आने वाली है। यह वीडियो टीचिंग से जुड़े हुए सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। साथ में बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, बीएड और एमएड के पर्पस से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है शिक्षा की प्रकृति, और शिक्षा की प्रकृति को मैंने इसके चारों तरफ लिख दिया है, जिसे हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में एक सीखने वाला होता है, ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है, तो दूसरा ज्ञान को देने वाला होता है, सिखाने वाला होता है, और उनके बीच की अंतरक्रिया के फलस्वरूप ही शिक्षा की प्रक्रिया संचालित होती है। और इसके साथ साथ शिक्षा में सामाजिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं और समाज का पूर्ण रूपेण प्रभाव इस पर पड़ता है। जैसा कि हमारे बहुत सारी परिभाषाओं में भी विद्वानों ने इस बात को लिखा हुआ है कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। तो हम समझ सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति पूरी तरह से सामाजिक है, क्योंकि बिना समाज के शिक्षा की प्रक्रिया आपस में संबंधित नहीं हो सकती। दूसरी इसकी प्रकृति है कि शिक्षा निरंतर और अविरत प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती है या कहीं से भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में हमने आपस में चर्चा करी थी कि शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक सदैव कभी भी कहीं भी किसी के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति सदैव निरंतर बनी रहती है, यह कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक अविरत प्रक्रिया है। तीसरी हम इसकी प्रकृति की चर्चा करें तो शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। सोद्देश्य प्रक्रिया कहने का तात्पर्य है कि इस प्रक्रिया का, शिक्षा की प्रक्रिया का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना किसी उद्देश्य के हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते। हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। यदि हम संकुचित अर्थ के शिक्षा की बात करें तो वह तो पूरी तरह से उद्देश्य पर ही केंद्रित होती है। वहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य के तहत निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित समय सीमा तक पढ़ाए जाते हैं, निश्चित व्यक्ति द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा में कुछ न कुछ उद्देश्य की प्रक्रिया अवश्य शामिल होती है, इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया सोद्देश्य प्रक्रिया है। चौथी प्रकृति है विकासोन्मुख प्रक्रिया। विकासोन्मुख मतलब विकास की तरफ उन्मुख प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया से सदैव ही विकास ही होता है, कभी भी शिक्षा पतन के रास्ते पर नहीं ले जाती। यदि किसी भी ज्ञान से पतन है तो हम उसे शिक्षा के अंतर्गत काउंटिंग उसका नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा सदैव विकास के लिए ही प्रदान की जाती है और विकास करने के लिए ही प्राप्त की जाती है। तो शिक्षा की प्रकृति सदैव विकास की तरफ बढ़ती है, ना कि विकास से विपरीत। अगली हम शिक्षा की प्रकृति की चर्चा करते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा में सदैव ही परिवर्तन होता रहता है। उसके स्वरूप में, शिक्षा के प्रकृति, उसके स्वरूप में, उसकी विशेषताओं में, उसके उद्देश्यों में
क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में सदैव ही परिवर्तन होते हैं। शासन परिवर्तित हो जाने से भी शिक्षा का स्वरूप बदल जाता है। और शिक्षा, एडम्स का भी कहना है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है, शिक्षा कभी भी स्थिर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया मतलब इंटरैक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर हमने पहले भी चर्चा किया कि शिक्षा की प्रक्रिया में एक सीखने वाला होता है, दूसरा सिखाने वाला होता है। इन दोनों के बीच में आपस में एक अंतरक्रिया स्थापित होती है और उसी अंतरक्रिया स्थापित होने के फलस्वरूप शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति सदैव अंतरक्रियात्मक होती है। बिना अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया के हम शिक्षा को संपादित नहीं कर सकते। आगे हम चर्चा करते हैं शिक्षा की प्रकृति में शिक्षा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तनशील प्रक्रिया अर्थात शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन सदैव होता रहता है। कभी किसी काल में जब वैदिक पीरियड था हमारे देश में, तो उस समय की शिक्षा का जो स्वरूप था, फिर आगे चल कर के वैदिक पीरियड के बाद जो उत्तर वैदिक काल था, वहाँ पर शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप कुछ भिन्न दिखाई देता है। इसके बाद बौद्ध दर्शन, जैन पीरियड में और फिर इस्लामिक पीरियड में, फिर अंग्रेज़ों के आगमन और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और आधुनिक युग में जो भी शिक्षा प्रक्रिया चल रही है, हम देखते हैं कि निरंतर कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमने 1986 की पॉलिसी से पढ़ाई करी थी, लेकिन अब हमारे पास 2020 की पॉलिसी आ चुकी है, तो इससे भी शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो स्वरूप होता है, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, वो सदैव ही परिवर्तनशील होती है। आगे हम शिक्षा की प्रकृति में चर्चा कर सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? एक तो शिक्षक जो सिखाने वाला है, दूसरा शिक्षार्थी जो कि सीखने वाला है, और तीसरा विषय वस्तु यानी जो कुछ भी सीखा गया है। यह 3 अंगों के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया संपादित होती है। तो शिक्षा के 3 अंग कहे जाते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। या हम इसे कह सकते हैं व्यापक अर्थों में, या अनौपचारिक शिक्षा की दृष्टि से हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी एक सीखने वाला है, कोई भी एक सिखाने वाला है और एक विषय वस्तु जिसको कि सीखा गया है। ये तीनों ही चीज़ें मिल करके आपस में शिक्षा को संपादित करती हैं। तो शिक्षा की प्रकृति इन तीनों में से किसी भी अंग को यदि हम विस्थापित कर दें तो यहाँ पर शिक्षा संपादित नहीं हो सकती। शिक्षा पूरी होने के लिए इन कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा की प्रकृति पर चर्चा की है। आगे हम शिक्षा के प्रकार पर चर्चा करते हैं। शिक्षा के प्रकार को हम 2 रूपों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा को उनके औपचारिकता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहले औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इंग्लिश में यहाँ कई वेरिएशंस मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी समझ से और अब तक जितना भी मैंने अध्ययन किया है उस आधार पर मैं इनके इंग्लिश वर्जन को यही समझती हूँ जो मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा नियमों से बंधी होती है, सीमाओं से, पाठ्यक्रम से बंधी होती है। इसमें समय की सीमा है, अध्यापन की सीमा है
और इसके साथ साथ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। औपचारिक शिक्षा हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेवल पर देख सकते हैं। जिस प्रकार बालक स्कूल में एडमिशन लेता है और फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर के बाहर चला जाता है, तो उस बीच में एक शिक्षण संस्था में होते हुए, किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होते हुए वह जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा देने का स्थान और शिक्षा में क्या देना है, ये सारा कुछ पहले से तय होता है। जैसे औपचारिक शिक्षा स्कूल में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया में कहीं से भी, किसी से भी, किसी भी समय, कभी भी प्राप्त हो जाने वाली शिक्षा है। जहां औपचारिक शिक्षा को हम अपने प्रयासों द्वारा प्राप्त करते हैं, वहीं अनौपचारिक शिक्षा में बिना प्रयास के, रास्ते चलते भी हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सदैव सीखने को मिल ही जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। इसमें सिखाने वाले कौन होते हैं? कोई स्पेशल टीचर जिसे नियुक्त किया गया है, ऐसा कुछ भी अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होता है। हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारे फैमिली में हमारे मम्मी पापा और घर में दादा दादी या जो कजिन्स होते हैं, उनके साथ खेलने में या उनके साथ बैठ कर के खाना वगैरह खाने में या किसी भी कार्य को करने के दौरान हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को सदैव मिलता रहता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारे साथियों का कुछ समूह बनता है, तो उस दौरान भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। जैसे कि हमारे बचपन में जब हम अपने साथियों के साथ खेला करते थे और उस खेल में हम कभी गिर जाया करते थे और हमें चोट लग जाती थी, तो जो भी बच्चा रोता था तो सभी उसके साथी उसे चिढ़ाया करते थे कि ये बच्चा तो देखो खेल में रोता है। तो वहाँ पर हमें अनौपचारिक तरीके से ये सीखने को मिल जाता था कि खेल में चोट लगने पर रोते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कभी ज़्यादा भी चोट लग जाया करती थी तो भी हम कहा नहीं करते थे, और क्योंकि कहेंगे तो मम्मी की मार तो हमें अलग से भी मिला करती थी। तो ये सारी जो शिक्षाएं थीं हमारे जीवन में, इन्हें हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और ये जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये शिक्षा अनवरत चलती ही रहती है। कभी भी, कहीं भी, किसी से भी, रास्ते चलते भिखारी से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे शिक्षा का प्रकार है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की शिक्षा कही जा सकती है। औपचारिक शिक्षा में जहाँ सब कुछ पहले से तय होता है, एक निश्चित उद्देश्य से हम शिक्षा अर्जित करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा में जहाँ हम बिना ही किसी कारण, बिना उद्देश्य के या बिना पहले से ये समझते हुए कि हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, अचानक ही हमें यहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो जा रही थी। लेकिन इन दोनों के बीच की कंडीशन निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जहाँ पर हम शिक्षा को कुछ एक उद्देश्य से तो ग्रहण करते हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी वाली स्थिति जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, सीमा में बंधी होती है। मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो जो भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पत्राचार के अंतर्गत या वीडियो कॉल से अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं या मोबाइल से हम किसी तरीके की लर्निंग ले रहे हैं, यूट्यूब के भी जो क्लासेस चल रही हैं और साथ में कोचिंग संस्थानें जो चल रही हैं, इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है वह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर टाइम का जो ड्यूरेशन है उसे भी हम अपने आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। किस स्थान पर हमें शिक्षा ग्रहण करना है वो भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हम जा कर के भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या अपने घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से भी हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर थोड़ी बहुत रिजिडनेस है और थोड़े बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। YouTube से अभी मैं जो आपको क्लास दे रही हूँ ये भी निरौपचारिक शिक्षा का ही एक उदाहरण है, जहाँ पर हम एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम में जो सीमाएं हैं उस सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ हमारी कक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और ये एक तरीके से असहकालिक अधिगम है, जिसे मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। आगे हम और भी सेंस में बात करेंगे, जैसा कि शिक्षा के अर्थ में भी मैंने संकुचित और व्यापक अर्थ शिक्षा के विषय में बतलाया था। वही शिक्षा का एक प्रकार भी हो सकता है कि शिक्षा संकुचित शिक्षा है या व्यापक शिक्षा है। संकुचित शिक्षा, जिसे हम नैरो एजुकेशन कहते हैं, वह एक तरह का नियोजित या प्लान्ड एजुकेशन होता है। ठीक वैसे ही जैसे फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ पहले से प्लान है और उस प्लान के तहत हम सारे काम करते हैं, तो उस तरह की शिक्षा को हम संकुचित शिक्षा कहेंगे, जो कि हमारे विद्यालय में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में हमें प्रदान की जाती है। और व्यापक अर्थ में शिक्षा जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और जो फॉर्मल एजुकेशन है, वो इन तीनों को समाहित करता है। यानी ये ब्रॉड सेंस का एजुकेशन है जिसमें नियोजित और अनियोजित दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं का समावेश होता है। व्यापक अर्थ की शिक्षा में विद्यालय में प्राप्त होने वाली शिक्षा भी शिक्षा है और सड़क किनारे किसी भिखारी से भी प्राप्त हो जाने वाली शिक्षा भी शिक्षा ही कहलाती है। व्यापक अर्थ की शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि हम विद्यालय में इन्हीं दोनों के बीच में ही एडमिशन लेते हैं। इसलिए व्यापक अर्थ की जो शिक्षा है वह अपने आप में संकुचित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा सभी को समेटे हुए होती है। आई होप कि आपको शिक्षा के प्रकार क्लियर हो गया होगा। हमने आज की वीडियो में शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा के प्रकार पर चर्चा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी होगी। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।